नमस्कार, स्वागत है आपका साइंस हरियाणा में फिर एक बार। आज हमारी बायो की क्लास है क्लास 11th के लिए, जो कि 24 फरवरी को होने वाले सैट एग्ज़ाम के लिए है। तो इस विषय के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो हैं वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो हमें इन ऑप्शंस में से जो प्रोकैरियोट है उसको फाइंड आउट करना है। तो पहला ऑप्शन है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो एक प्रोटोजोआ है जो मलेरिया भी कॉज करता है। तो ये बिलोंग करता है किंगडम प्रोटिस्टा को। तो इसका मतलब ये यूकैरियोट है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है सेक्रोमाइसिस। सेक्रोमाइसिस या कॉमन भाषा में हम जिसको यीस्ट भी बोलते हैं। तो जो यीस्ट है वो किंगडम फंजाई का मेंबर है। तो किंगडम फंजाई भी यूकैरियोट्स है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स तो सिर्फ मोनेरा के मेंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया कौन से किंगडम में आते हैं? किंगडम मोनेरा, जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो हमारा आंसर हमें मिल गया है। हमारा आंसर है ऑप्शन सी, स्ट्रेप्टोकोकस। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज एनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। अब हमें पता है कि मोस्टली ऑर्गेनल्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ही होते हैं। सिर्फ हमें जो याद रखने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और जो न्यूक्लियस होता है वो ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जबकि बाकी सारे ऑर्गेनल्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ही होते हैं। तो इसमें से हमारा पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। जैसा कि बताया गया, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम्स। ये तो इन तीनों में कहीं नहीं है, तो इसका मतलब हमें हमारा आंसर मिल गया है लाइसोसोम्स, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन सी और डी भी देखें तो न्यूक्लियाई और माइटोकॉन्ड्रिया ही है, जो कि पहले बता दिया है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं उनका मेन काम क्या होता है कि जो सेल डेब्रिस है या जो मतलब काम का सामान नहीं है, जो डैमेज सेल्स है उसको ख़त्म करने के लिए जो चाहिए है, तो वो किस में होते हैं? लाइसोसोम में। लाइसोसोम्स को इसीलिए हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा आंसर, लाइसोसोम। क्वेश्चन फोर्थ है, द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू 1 एंड आर। अब इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे आपको 4 टाइप के क्रोमोसोम्स। सबसे पहले आते हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मतलब जिनके दोनों आर्म्स इक्वल होते हैं। मेटासेंट्रिक मतलब इसका जो सेंट्रोमियर है ये सेंटर में है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। अब जो है सब मेटासेंट्रिक, इसमें क्या होता है कि ये जो ऊपर वाले आर्म्स हैं ये थोड़े से शॉर्ट होते हैं, और जो नीचे वाले आर्म्स हैं ये थोड़े से लॉन्गर होते हैं। एक सेकेंड। जो एक्रोसेंट्रिक है इसमें जो सेंट्रोमियर है ये दूसरे आर्म्स के बहुत ज़्यादा पास है, जिसकी वजह से ये दो आर्म्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं, और नीचे वाले दो आर्म्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। अब है टीलोसेंट्रिक। टीलो जैसे इसको हम टीलोमियर भी बोलते हैं। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि टीलोसेंट्रिक मतलब बिल्कुल एंड पे। तो टीलो का मतलब होता है एंड। अब जो अगर बिल्कुल एंड पे सेंट्रोमियर होगा तो ये एंड से तो ये सिंगल क्रोमेटिड की तरह ही दिखते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन था कि जिसमें सेंट्रोमियर क्लोज टू 1 एंड होता है, तो 1 एंड के मोस्ट क्लोजर इसमें होता है, तो हमारा आंसर होगा एक्रोसेंट्रिक। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं।
विच component इज फाउंड इन हाइएस्ट परसेंटेज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक सेलुलर मास के हिसाब से हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो ये तो मोस्ट कॉमन है कि हमारा मोस्टली जो बॉडी भी है वो 70 to 90% वाटर से बनी होती है, तो इसका आंसर वाटर है। वैसे बाकी ऑप्शंस भी देखें तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मोस्टली 3% होते हैं, प्रोटीन्स 10 to 15 और न्यूक्लिक एसिड्स 5 to 7%। ये एनसीईआरटी बेस्ड डाटा है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। तो इसका आंसर तो वैसे नॉलेज बेस्ड है, वाटर। चलो 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक अमीनो एसिड। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा अमीनो एसिड एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिसिटी का पता चलता है या तो बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, या हम जिसको C6H5 लिखते हैं वो ग्रुप जिनमें ना प्रेजेंट हो वो नॉन एरोमेटिक अमीनो एसिड हो जाएगा। तो इसमें जो पहले 3 जो ऑप्शंस हैं वो तो एनसीईआरटी के डायरेक्ट एग्जांपल्स में दिए हुए हैं कि टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन और ट्रिप्टोफैन, ये तीनों एरोमेटिक के एग्जांपल्स में दिए हुए हैं। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है वेलाइन। वेलाइन जो कि एक बेसिक अमीनो एसिड है और ये मतलब ये नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती। हमारा 7th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स एक्ट्स एज अ हार्मोन। अब इनमें से ये चारों ही प्रोटीन है, पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोटीन हार्मोन की तरह फंक्शन करता है। तो इसमें हमारे ऑप्शंस जो हैं इंसुलिन, ट्रिप्सिन, कोलेजन और एंटीबॉडी। तो आंसर तो साफ है हमारा कि ऑप्शन ए ही आंसर है, इंसुलिन। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको दूं तो इंसुलिन जो है वो हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल्स रिलीज करते हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है। और बाकियों की भी बात करें तो जो ट्रिप्सिन है वो भी एक एंजाइम है जो स्टमक में प्रेजेंट होती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। और जो कोलेजन है वो तो एक सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, मतलब सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। वैसे कोलेजन हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन भी है। जो एंटीबॉडी है ये तो सबको पता ही है कि इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हेल्पफुल होती है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, इंसुलिन। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है सेलुलोज इज अ, और इसमें हमारे ऑप्शंस हैं होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, होमोपॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, हेट्रोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और ऑप्शन डी है हेट्रोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो इसमें हमारा आंसर तो साफ है कि होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, पर इसमें होमोपॉलीमर का मतलब क्या है। होमोपॉलीमर वो होता है जो सिर्फ एक ही टाइप के, एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड से बना हो। मोनोसेकेराइड्स कौन से शुगर्स होते हैं, देखो सेकेराइड का मतलब तो होता है शुगर। एक सेकेंड, ये मैं लिख के आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये वर्ड है मोनो सेकेराइड। इसमें मोनो का मतलब क्या है, मोनो का मतलब सिंगल, और सेकेराइड क्या है, सेकेराइड हम बोलते हैं शुगर को। तो जो मोनोसेकेराइड्स हैं मतलब वो एक ही शुगर है, मतलब अगर हम उनको आगे तोड़ना भी चाहें तो वो इससे छोटी शुगर में नहीं टूटेंगे। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज। इसी तरह तो इसमें हमें क्वेश्चन पूछा था कि सेलुलोज क्या है इसमें से, तो सेलुलोज क्या है कि ग्लूकोज के ही बहुत सारे यूनिट्स, होमोपॉलीमर मतलब जिसमें एक ही जैसे यूनिट्स हों, होमो सेम, पॉलीमर मतलब उसी को बार बार रिपीट करके बनाया गया हो। तो जो सेलुलोज है वो ग्लूकोज के ही जो यूनिट्स हैं उन्हीं को बार बार रिपीट कर करके बनता है। और हेट्रोपॉलीमर क्या होता है, हेट्रोपॉलीमर का एग्जांपल ले लें जैसे स्टार्च। स्टार्च क्या है, 2 प्रकार के शुगर से बनता है, अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज, तो वो हेट्रोपॉलीमर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम इज। तो इनमें से हमें वो एंजाइम बतानी है जो प्रोटीन से नहीं बनी। जो मोस्टली जो हमारी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से बनी होती हैं, बट इसमें एक एक्सेप्शन ये है, राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स क्या होता है, जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो खुद ही मतलब एंजाइम की तरह काम करने लग जाएं तो उनको हम राइबोजाइम कहते हैं। इसमें मोस्टली आरएनए होते हैं, जैसे आपने बैक्टीरिया में भी देखा होगा या सुना होगा, जो 23S आरएनए है, आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ोगे, तो वो बैक्टीरिया में भी एंजाइम की तरह काम करता है, तो उसको हम राइबोजाइम बोलते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन ह्यूमन इज। तो दो टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, असेंशियल और नॉन असेंशियल। जो एसेंशियल होते हैं वो तो जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, और जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है, इसलिए हमें उन्हें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था असेंशियल, तो एसेंशियल जो है हमारे पास 10 अमीनो एसिड्स हैं। इसके मैं आपको अगर आपको याद करने हों तो इसकी एक ट्रिक भी है हमारे पास। वैसे इसको याद करना कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब पूछे तो नहीं जाते कभी, बट बाय चांस। तो इसकी ट्रिक है टीवी, मिल, पाथ। तो टी से क्या हुआ, ट्रिप्टोफैन। बी से वेलाइन, एम से मिथ्योनिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसाइन, एल से लाइसिन, पी से फिनाइलएलेनिन, ए से आर्जिनिन, टी से थ्रियोनिन और एच से हिस्टिडीन। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अगर फिर भी किसी को याद करने हो तो कर सकते हैं। तो चलिए अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द कोफैक्टर फॉर द प्रोटीन एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो कोफैक्टर क्या होता है, मतलब कई एंजाइम्स जो हैं उनको कोफैक्टर्स या तो कोई विटामिन भी हो सकते हैं, मेटल आयंस भी हो सकते हैं, जिनके बिना एंजाइम फंक्शन ना कर पाए। तो इसमें हमसे पूछा गया कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो एंजाइम है, प्रोटीन एंजाइम है, उसका कोफैक्टर क्या है। तो इसमें ऑप्शंस है हमारे पास मैंगनीज, जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो इसमें से हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, जिंक। और ये एनसीईआरटी में बिल्कुल एंजाइम्स के जो लास्ट वाले टॉपिक्स हैं जहाँ कोफैक्टर्स की डिस्कशन है उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है, तो ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी मेमोरी बेस्ड ही है उसी टॉपिक में से, कि जो कोएंजाइम NADP है उसमें कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है नाइसिन, निकोटीन, ट्रिप्सिन या पेप्सिन। तो इसमें हमारा आंसर है नाइसिन, क्योंकि ट्रिप्सिन और पेप्सिन तो वैसे भी हमें पता है कि प्रोटीन्स होते हैं, तो ये विटामिन्स तो हो ही नहीं सकते, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो हमारा कंफ्यूजन थी ऑप्शन ए और बी में, जो भी हमने सॉर्ट कर ली कि ऑप्शन ए होगा नाइसिन, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो चलिए 13th क्वेश्चन देखते हैं। विच ग्रुप ऑफ एंजाइम्स ट्रांसफर्स अ ग्रुप बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट। तो जैसे कि हमें पता है 6 एंजाइम्स की क्लासेस हैं, तो उनमें से ट्रांसफ़र करने का काम तो एक ही, जो नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसफरेज, जिसका नाम ही ट्रांसफरेज है, उसका काम क्या होगा, ट्रांसफ़र करना ही काम होगा उसका। और इसका एग्जांपल जैसे कि ये कोई सबस्ट्रेट है S, इसके साथ एक ग्रुप लगा हुआ है G। अब इसमें हमने ऐड करा है एक अलग सबस्ट्रेट जिसको हम कह रहे हैं S'। तो ट्रांसफरेज क्या करेगा कि ये जो S है इसको तो अलग से निकाल दिया और इसकी जगह ट्रांसफ़र किसको किया, S' को। मतलब S और S' की पोजीशन एक्सचेंज हो गई है। तो अब ये क्या बन गया है, प्रोडक्ट S प्लस और S' के साथ कौन जुड़ गया है, G। और बाकी के ऑप्शंस भी देखें तो बाकी एंजाइम्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हाइड्रोलेज है इसका काम क्या होता है कि हाइड्रोलाइज करना बॉन्ड्स को,
जैसे पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या कार्बन कार्बन बॉन्ड, या कोई भी जैसे कार्बन हैलाइड बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड हो गया, उसको हाइड्रोलेज करने का काम होता है इसका। जो आइसोमरेज है वो जैसे आइसोमर्स होते हैं, पोजीशन आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो जो है उन्हीं में एक्सचेंज होते रहते हैं, मतलब आइसोमर से आइसोमर की ही कन्वर्जन होती रहती है, वो काम है आइसोमरेज का। जो लाइज है, लाइज का काम होता है रिमूव करना सबस्ट्रेट में से एक ग्रुप को और उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना। जैसे ये है हमारा एक सबस्ट्रेट, ठीक है, ये मैंने एक्स और वाई कोई भी दो ग्रुप मान लीजिए जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब इसमें अगर हमने लाइज एंजाइम डाली तो क्या होगा कि ये जो एक्स और वाई हैं ये तो आपस में जुड़ गए, मतलब इससे ये ग्रुप रिमूव हो चुका है और अब इनके कार्बन कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड जनरेट कर दिया इसने। तो ये मेन याद रखने का है कि ये डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता है। जो लाइगेज है, लाइगेज का काम है दो कंपाउंड्स को जोड़ना, इसे वैसे हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ना, उसका मतलब कि वो जो एंजाइम है उसी की तरह दिखता है और जिस साइड पे वो काम करती है ना उसी को ब्लॉक करता है। इसी तरह एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी होता है, उसका काम वो दिखता तो उसके जैसा ही है पर जो एक्टिव साइट होती है ना वो उसको ब्लॉक नहीं करता। जैसे ये जो हमारा सबस्ट्रेट है और यहाँ हमारी एंजाइम ने फिट होना है। अब मान लो ये मेलोनेट है और ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, तो ये दोनों सेम दिखते हैं। तो ये मेलोनेट क्या करते हैं, जहाँ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ने फिट होना था ना उसकी जगह ये आके फिट होगा। पर जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करते हैं, मान लो वो यहाँ फिट नहीं होगा, वो यहाँ किसी साइड पे ऐसे, मतलब मान लो वो ऐसा कुछ दिखेगा इसकी तरह सेम भी, वो यहाँ से किसी और जगह फिक्स हो जाएगा, उस एंजाइम की एक्टिव साइड पे फिक्स नहीं होगा। पर इसके फिक्स होने की वजह से इसकी शेप चेंज हो जाएगी और ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। वो होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और जो ये होता है ये होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो इसमें हमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बताना है एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का। तो इन ऑप्शंस में से हमारा आंसर है मेलोनेट, क्योंकि ये जो सक्सिनेट है बिल्कुल उसकी तरह दिखता है, तो इसलिए इसकी जगह जाके इसकी साइट ब्लॉक कर देता है और एंजाइम को काम करने से रोकता है। लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी। विच फैक्टर अफेक्ट्स एंजाइम एक्टिविटी। तो जो हमारी एंजाइम्स हैं उनको मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी चाहिए होता है, पर्टिकुलर पीएच भी चाहिए होती है, और जो सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो भी बहुत मैटर करती है एंजाइम की एक्टिविटी पे। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो थैंक यू यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए। ये जो क्वेश्चंस हैं इनका अगर जो आपको प्रिंटेड फॉर्म चाहिए तो वो हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।